हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ कहानी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपने इससे पहले क्या पढ़ा? तो जो इनके लेखक हैं यानी सिपाही की माँ जो एकांकी हैं, इनके जो लेखक हैं मोहन राकेश, उनकी जीवनी को हमने विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, उनके बचपन का क्या नाम, उनके माता पिता का क्या नाम, उनकी क्या शिक्षा और क्या वृत्ति रही। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर जाइए और वहां पर देखिए कि इनके जीवनी के बारे में। फिर हमने सिपाही की माँ जो एकांकी है, जो उन्हीं की एक रचना यानी मोहन राकेश की एक रचना है जिनका नाम है अंडे की छिलके, उनसे ही लिया गया है और उन्हीं पर इन्होंने कहानी सिपाही की माँ जो लिखी उनको हमने मौखिक रूप से समझाने का प्रयास किया। फिर भी एक नज़र थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिपाही जो मानक हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए कहाँ गया है? बर्मा गया है। और घर पर उसकी माँ और उसकी बहनें, माँ का नाम है बिश्नी और बहन की नाम है मुन्नी, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वह प्रतीक्षा में इंतजार में है कि कोई एक लेटर चिट्ठी उसका आ जाए, लेकिन चिट्ठी नहीं आता है। पड़ोसी और अन्य प्रकार की जो घटना घटती है ये सब को देखते हैं और रात में माँ सपना देखती है कि मानक जो है घायल अवस्था में आता है, वहीं पर जाके दृश्य खत्म हो जाता है। तो हमने इस सब का विस्तार से चर्चा किया। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं फिर हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। हाँ, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जाते जाते भूल जाते हैं आप लोग। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। एक क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अब सुनना, हम हर वीडियो में ऐसे तो हम लिख ही देते हैं, पीडीएफ अगर चाहते तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। लेकिन फिर भी मौखिक समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। क्वेश्चन एक क्या है समझिएगा। विष्णी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिया की राह क्यों देखती है? तो हमने अभी कहानी क्या पढ़ा कि विष्णी का जो बेटा मानक है वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए बर्मा गया है और वहां से कई दिनों से कई महीनों से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। तो माँ और बेटी दोनों को मानक के चिट्ठी का इंतजार है। डाकिया का वह इंतजार इसलिए करती है कि हो सकता है कि उसका बेटा का कोई चिट्ठी आया होगा, तो इसीलिए वह डाकिया का इंतजार करती है कि मेरा बेटा का चिट्ठी वो लेके आवे, ऐसा इंतजार वो कर रही है। क्लियर? तो आप क्या समझे कि विष्णु को किसका इंतजार? तो उसके बेटे मानक जो बर्मा लड़ने गया है उसके समाचार चिट्ठी का इंतजार है। और मुन्नी वही मानक जो उसका भाई है उसको भी उसकी चिट्ठी का इंतजार है। क्लियर? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? लिखिएगा कहानी में मानक लड़ने के लिए बर्मा गया है और माँ बेटी को वही मानक के चिट्ठी का इंतजार है, इसलिए वो डाकिया का इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि मेरे बेटे या मेरे भाई का कुछ पत्र या संदेश लेकर आए, ऐसा वह इंतजार कर रही है। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विष्णी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? देखिए, आपने कहानी सुना, लड़ाई के अंतिम क्षण में जब दुश्मन सेना मानक पर बंदूक ताने हुए है तो अब विष्णु कहती है कि मैं मजबूरी में इसे लड़ाई में भेजा। अब यह लड़ाई में नहीं जाएगा क्योंकि इसकी एक बहन है जो 14 वर्ष की हो चुकी है, उसको शादी करनी है। शादी के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसा नहीं था, घर की स्थिति तंगी थी, तो मजबूरी बस हमने मानक को कहाँ भेजा है? युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है? माँ क्या कहती है कि मानक को युद्ध में क्यों भेजा? मजबूरी बस, क्योंकि उसकी एक बहन है मुन्नी जिसकी शादी करनी है, शादी करने के लिए पैसे नहीं था, तो मजबूरी में उसे काम करने के लिए युद्ध में भेजना पड़ा है। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेंगे। विष्णु मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि उसकी एक बेटी है मुन्नी, मुन्नी की शादी करनी है, शादी करने के लिए उसे पैसे चाहिए और पैसा नहीं होने के कारण उसे अपने बेटे को मजबूरी बस लड़ाई में भेजना पड़ता है।
ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 3। सुनना कहता है क्वेश्चन, 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए, माने इसका अर्थ लिखना है। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो हम लोग पहले की भांति पढ़ चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे, 100 प्रसंग व्याख्या करिए, पल्लवन कीजिए या व्याख्या कीजिए रहेगा, तो कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले वो किस कहानी के हैं और उसके कौन लेखक हैं, ये लिखते हैं। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति मोहन राकेश रचित सिपाही की मां एकांकी से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जब मानक अपने दुश्मन सेना पर जब बंदूक तान देता है, तो मानक को उसकी मां कहती है कि नहीं मारो, यह हमारी तरह ही क्या है, गरीब आदमी है, इसकी भी मां, इसकी भी बहनें, मजबूरी बस इसको लड़ाई में भेजा होगा, इसीलिए तुम इसे नहीं मारो। क्लियर? कहानी कहां होती है? जब युद्ध होता है, युद्ध की घटना जब सपने में उसकी मां यानी विष्णु देखती है, तो मानक घायल आता है घर पर, दुश्मन सेना पीछे पीछे आ जाता है, उस पर बंदूक तान देता है। बंदूक ताने हैं, बातचीत वहां पर चल रही होती है, अचानक मानक झटका देता है और बंदूक छीन करके दुश्मन वाली सेना का और उस पर फिर से बंदूक तान देता है। तब मां उसे बचाती है और कहती है कि तुम इसे नहीं मारो, क्योंकि हमारी तरह भी यह गरीब है, हो सकता है कि इसकी मां, इसकी बहन, इसका पिता मजबूरी बस इसको लड़ने के लिए भेजा होगा, इसीलिए तुम इसे मत मारो। कौन कहती है? विष्णु। किसको? अपने बेटे मानक को। तो आप लिखेंगे कैसे मेरे भाई? फिर से एक नजर देख लेंगे। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति मोहन राकेश रचित सिपाही की मां एकांकी से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जब मानक अपने दुश्मन सेना की बंदूकें छीनकर उल्टा उस पर तान देता है, तब उसकी मां उसके सामने आकर के कहती है कि बेटे इसे नहीं मारो, क्योंकि मजबूरी में भी यह गया होगा, हमारे जैसे ये भी गरीब हैं और इसकी मां, इसके पिता मजबूरी में लड़ने के लिए शायद भेजा होगा, इसीलिए तुम इसे नहीं मारो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ख क्या कहता है सुनिएगा। ख है वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो, मुझे पता ही है आजकल, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कहानी आपने सुना कि जब मानक का चिट्ठी नहीं आता है, तो मुन्नी जब लौट के आती है तो हताश होकर के माँ बेटी कुछ कुछ बातें कर रही होती है। ठीक उसी समय आंगन में एंट्री होती है एक पड़ोसन कुंती की, और कुंती जब आती है तो वह अपने पड़ोसन विष्णु से कहती है कि तुम्हारी छोड़ी जो है यानी लड़की बेटी मुन्नी 14 वर्ष की हो गई, इसकी शादी नहीं करती हो, इसके जितने साथी हैं सबकी शादी हो गई, सब विदा हो गई, कब की चली गई। मेरी धन्नो 13 वर्ष की है, वह शादी 2-3 महीने में उसकी भी हो जाएगी, वो भी चली जाएगी, तुम अपनी बेटी के लिए क्या वर घर नहीं देखती हो। तो ऐसी स्थिति में विष्णु कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल लड़के वाले के कितना हाथ बढ़ा हुआ है। हाथ बढ़ा का मतलब शादी करने से पहले उसे दहेज की जरूरत होती है, दहेज देना पड़ता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? और घर में क्या स्थिति है भी तुम जानती हो, पड़ोसन हो तो। मानक भी नहीं है, मानक आवे तब तो कोनो बात हो, ये कहती है कौन? विष्णु। तो वहां पर यही चर्चा प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछ रहा गया है कि भाई बताइए कि वर घर देखकर ही क्या करना है। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति मोहन राकेश, आप आंसर जो लिखेंगे परीक्षा में तो ऐसे लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति मोहन राकेश रचित सिपाही की मां एकांकी से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं, इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जब कुंती अपने पड़ोसन विष्णु के घर जाकर कहती है कि तुम अपनी बेटी के लिए घर वर नहीं देखती हो, 14 वर्ष की हो गई है, घर वर देखना चाहिए, तब विष्णु कहती है कि मानक नहीं है, मानक आवे तब तो कुछ हो, जब तक वो नहीं आता है किसी तरह की कोई बातें
नहीं हो सकती है, क्योंकि आजकल लड़के वाले को दहेज चाहिए और मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है और मानक भी नहीं है, तो दहेज कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे हैं, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। अब लिखेंगे, कहानी कहां की है सुनिएगा। जब बर्मा की दो लड़कियां अपने देश छोड़कर भागकर वापस इंडिया आ जाती है और यहां भीख मांगने के लिए जब मानक के घर पहुंचती है, तो मानक की बहन मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि माँ पूछो तो, ये युद्ध की चर्चा कर रही है, तो इसके रंगून से, क्योंकि वह कहती है हम रंगून से आए हैं, तो रंगून से बर्मा कितनी दूर है। तो जब बिस्नी पूछती है कि बताओ रंगून से बर्मा कितनी दूर है, तो उसी में से एक लड़की कहती है कि रंगून बर्मा में ही पड़ता है, बर्मा की राजधानी रंगून है और वहीं युद्ध चल रही है, हम लोग वहां से जान बचा करके भागे हैं, इतनी बमबारी होती है, गोलियां चलती है। तो उसी पर कहती है कि क्या वहां से सेना नहीं भाग सकता है। तो कहती है वह लड़की कि नहीं, सेना नहीं भाग सकता, क्योंकि उसे लड़ने के लिए वहां रखा गया है। अगर कैंप से सेना भागती है तो उस कैंप के लोग ही उसे गोली पहले मार देते हैं। दुश्मन मारे तो मारे, बात की बात है, पहले उस कैंप के लोग ही गोली मार देते हैं। इसलिए कोई सेना वहां से नहीं भाग सकता है। छुट्टी होगी तब की आएगी, लेकिन ऐसे भाग नहीं सकता है। तो इसी बात को वहां पर लिखा गया है। तो लिखेंगे आप कैसे, सुनिएगा। उपयुक्त पंक्ति मोहन राकेश रचित सिपाही की मां एकांकी से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जब बर्मा की लड़कियां मानक के घर भिक्षा के लिए पहुंचती है, तो उनकी मां से जब चर्चा होता है तो उसकी मां कहती है कि क्या कोई सेना वहां से नहीं भाग सकता है बर्मा से। तो वह लड़की कहती है कि नहीं, वहां से कोई सेना नहीं भाग सकता, क्योंकि सेना वहां लड़ने के लिए जाता है। अगर वह सेना भागे कैंप छोड़ करके, तो उस कैंप के लोग ही पहले उसे गोली मार देते हैं, यानी सेना भाग नहीं सकता, नहीं तो उसे गोली मार दी जाती है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, आपने कहानी सुना होगा। कहानी में एक लड़की है तारो, जो ससुराल से लौटी है और उसके ससुराल वालों ने एक सुंदर मोती के करे बना के दिए हैं, हाथ में पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। तो वह टोला पड़ोस गांव के सभी लड़कियों को, औरतों को दिखलाते घूमती है कि देखिए हमारे घर वाले ने कितना सुंदर करा बना करके दी है। जब ये बात मुन्नी देखती है तो अपनी माँ से कहती है रात में सोते समय कि माँ, तारा आई है, उसके घर वाले ने एक सुंदर करा बना करके दी है। जब वो सबको दिखाती है तो उस पर उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भैया मानक जब आएगा तो उससे भी सुंदर तुम्हें बना करके देगा। तो यहां लिखेंगे आप क्या, कि इस पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जब मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि माँ तारा आई है और तारा के हाथ में जो कंगन है बहुत ही सुंदर है, वह मोतियों के बना लोगों को आकर्षित करता है, वह सबको दिखाए फिरती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भैया जब आएंगे तो तुमको उससे भी सुंदर करे ला करके देंगे, चूड़ियां और करे तुम भी सबको फिर दिखाते रहना। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन 4 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आशा करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो 5 देखते हैं। बिश्नी मानक की मां है, पर उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है, कैसे। अब सुनिए, आपने क्या कहानी सुना कि बिश्नी मानक की मां है, लेकिन उसमें अन्य सिपाही की मां भी ढूंढा जा सकता है, वो कैसे। अब कहानी को पूरा समझिए। जब बिश्नी रात में सोती है और सपना देखती है कि मानक घायल होकर के आता है, माँ माँ चिल्लाता है और वह कहता है मुझे पानी दो, तो वह पानी लाने के लिए जाती है। ठीक उसी समय जो दुश्मन सेना है वह एंट्री ले लेता वहां,
जैसे वहां आता है मानक पर बंदूक तान देता है, तो उसकी माँ यानी मानक की माँ जो बिस्नी है वह बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है और कहती है कि नहीं, तुम मेरे बेटे को नहीं मारो। उसके सामने विनती करती है और कहती है कि भाई इसे नहीं मारो, ये घायल है। बहुत तरह की बातें, यानी माँ जो अपने बच्चे को बचा सकती है कोशिश करती है। तो ये तो ठीक है कि मानक की माँ है। अब देखिएगा, कहानी सुनिएगा कि अब होता है कि जब मानक अचानक झटका देकर के उठता है और उस दुश्मन सेना की बंदूक छीनकर उस दुश्मन पर बंदूक तान देता है मानक। फिर विष्णु फिर से उस बंदूक के सामने चली जाती है और अपने बेटे मानक को वह कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं मारो, क्योंकि यह भी सेना है, इसकी भी माँ कहीं इंतजार कर रही होगी, इसकी पत्नी जो विधवा हो जाएगी। इन सारी बातों को वहां पर वो अपने बेटे को समझाता है कि नहीं मारो। यानी वह केवल मानक की माँ नहीं, सिपाही की माँ भी है। क्लियर? तो आप इसी चीज को आप अपने शब्दों में वहां लिखेंगे कहानी में विष्णु मानक की माँ है। जब दुश्मन सेना मानक को मारने के प्रयास करता है तो विष्णु उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकते हो, और उसे बचाने के लिए उस बंदूक के सामने खड़ी हो जाती है अपनी जान की परवाह किए बिना और अनुनय विनती करती है कि तुम इसे नहीं मारो, इसकी बहन शादी करने योग्य है, हम मजबूरी में इसको भेजे थे। लेकिन जैसे ही मानक दुश्मन सेना की बंदूक छीनकर उस पर तान देती है, फिर विष्णु उस सामने चली जाती है बंदूक के सामने उस सिपाही को बचाने के लिए और कहती है कि तुम नहीं मारो, इसकी माँ भी इंतजार कर रही होगी, इसकी पत्नी भी इंतजार कर रही होगी, इसीलिए तुम इसे नहीं मार सकते। यानी कि वह एक मानक की ही माँ नहीं, वह सिपाही की माँ भी है, ऐसा वो कहा जा सकता है। यानी अन्य सिपाही की माँ का रूप उसमें देखा जा सकता है। क्लियर? आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, थोड़ा संक्षेप में बताना भाई। तो एकांकी का मतलब क्या समझे कि जिसमें बहुत कम पात्र होते हैं, 4 5 6 7 8 इतने पात्रों के बीच एक छोटी सा दृश्य दिखाया जाए, उसको कहते हैं एकांकी, जो एक जगह स्थान का होता है। जबकि नाटक जो होता है उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, कई स्थानों के दृश्य का वर्णन होता है और लंबी कहानी होती है, उसको कहते हैं नाटक। आशा करते हैं समझ में आए। फिर भी देख लेते हैं। अभी क्या समझे आप? एकांकी एक स्थान, एक विशेष जगह या एक विशेष व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर कम लोगों का बीच जो एक छोटी कहानी लिखी जाए, उसको कहते हैं एकांकी। एक जगह का दृश्य, कम पात्र और छोटी कहानी, तो इसको कहते हैं एकांकी। नाटक क्या? तो नाटक एक बहुत बड़ा दृश्य होगा, उसमें कई सारे पात्र होंगे और कई स्थानों के अलग अलग दृश्य को एक साथ कहानी में जोड़ा गया, तो इसको कहते हैं हम लोग नाटक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो उसको समझो अपने लॉजिक के हिसाब से। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। आपके विचार में इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों? आपने एकांकी पढ़ा, अब एकांकी पढ़ने से मेरे भाई अब बताओ कि इस कहानी का जो आपने एकांकी का जो प्रमुख पात्र होगा कौन हो सकता है? मानक, मानक की माँ विष्णु, मानक की बहन मुन्नी, या पड़ोसी कुंती, दीनू, चौधरी, या दो लड़कियां, कौन हो सकता है? तो कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो विष्णु के इर्द गिर्द। वह माँ है, उसी पर यह कहानी लिखी गई है, उसकी व्यथा, इंतजार, सपने, सबको उसी में लिखा गया है। इसीलिए इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो गई? मानक की माँ विष्णु। ठीक है, आप लिखेंगे यह एकांकी में विष्णु सिपाही की माँ का अभिनय करती है। संपूर्ण कहानी विष्णु के व्यथा पर जुड़ी हुई है, बेटे के इंतजार, बेटे की सपने, सबको उसमें दर्शाया गया है, इसलिए कहानी के प्रमुख पात्र विष्णु है। आशा करते हैं ये समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है सुनना।
दोनों लड़कियां कौन हैं? आपने कहानी में सुना कि मानक की घर दो लड़कियां जो रंगून से आई है, वो कौन है? उसकी मासी है, उसकी बहन है, कौन है भाई? तो लिखेंगे दोनों लड़कियां रंगून से युद्ध के डर से भागी हुई एक, क्या कहते हैं, निर्वासित लड़कियां हैं, जो मानक के गांव में एक पुराने धर्मशाला में ठहरी हुई है और गांव के लोगों से भिक्षा आवर्जन कर अपनी जीविका चला रही। तो दोनों लड़कियां कौन? बर्मा यानी रंगून से भागी हुई दो लड़कियां हैं, परिवार के साथ भागी है और वह यहां आकर के भिक्षावर्जन के अपनी जीविका अर्जन कर रही है, जान बचाने के लिए उसने भागी है। क्वेश्चन नंबर 9, कुंती का परिचय अपने किस तरह देंगे? माने कुंती कौन थी? तो कहानी में कुंती विष्णु की पड़ोसन है। जब मानक का चिट्ठी नहीं आता है, माँ बेटी दोनों कोनो कोई बात पर चर्चा कर रही है, तो कुंती जो है ना वहां पहुंचती है और कुंती पूछती है कि बताओ क्या मानक का चिट्ठी नहीं आया? फिर उस बात को छोड़ करके फिर कहती कि तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती हो, लड़की वड़के देखे हो या नहीं देखी हो तो तुम बताओ, हम देखते हैं लड़का। नहीं, इन सब यानी पड़ोसन है, वो क्या है? पड़ोसन है। लिखेंगे कुंती विष्णु की पड़ोसन है, जो चिट्ठी नहीं आने के बाद उसके घर एंट्री लेती है और परिवार के हर बातों को वह आपस में बातचीत जैसे गांव की औरतें करती है वैसे वह कर रही है, क्योंकि दृश्य गांव का ही है। चलिए आगे चलते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? भाई मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों? तो दोनों तो सेना है और दुश्मन सेना है। मानक अंग्रेज की तरफ से लड़ने के लिए गया है, जबकि दुश्मन सेना जापान की तरफ से लड़ने के लिए आया है। तो दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक विपरीत देश की सेना है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। युद्ध जीतने के लिए सेना को मारना पड़ता है, इसलिए मजबूरी बस ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए मारना चाहते हैं। ठीक है, आशा करते समझ में आई होगा। फिर से एक नजर देख लीजिए। मानक अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ने के लिए गया है, जबकि दुश्मन सेना जो है वो जापान की तरफ से लड़ने के लिए आया है। तो दोनों अपने युद्ध को जीतने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जो मार दे, जो बच गया, उसकी जीत है। आगे, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? देखिए, मानक कहता है कि मैं वहशी हूं, जानवर हूं। वह अपने आप को ऐसा क्यों कहता है? सुनिएगा। कहानी होती है, तो पहले कहानी को मैं समझा दूं। जब कहानी वहां होती है, जब कहां? सपने में। विष्णु जब सपना देखती है, मानक घायल पहुंचता है, पीछे से बंदूक लेकर के दुश्मन सेना पहुंच जाता है, तो उसकी मां कहती है कि नहीं मारो, मेरे बेटे को नहीं मारो। तो वह पूछता है दुश्मन सेना कि तुम कौन हो? विष्णु से कि तुम कौन हो, तुम क्यों इसे बचाना चाहती हो? तो विष्णु कहती है कि ये मेरा बेटा है, या ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह दुश्मन सेना कहता है कि नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो ऐसा है ही नहीं। तुम कैसी हो भोली, कितनी अच्छी हो, और ये वहशी है, जानवर है, युद्ध में जानवर की तरह मारता है, कितने को जान ले लिया, कितने को घायल कर दिया। देखते हो ना, हमारा शरीर छल्ली छल्ली हो जाए, सब इसी का किया हुआ है, इसने ही मारा है, यह वहशी है और जानवर है। ये उसकी मां को वो कहता है। ठीक कुछ समय बाद दृश्य बदलता है। मानक बंदूक छीन लेता है दुश्मन सेना से और उस पर सेना पर तान देता है, उसको धक्का दे देता है, गिरा देता है। तो वह कहता है कि हाँ, हम वहशी हैं, हम जानवर हैं और अब हम तुमको मारेंगे। गोली मारने की कहानी शुरू होती है। कौन मारता है ये नहीं जानते हैं, लेकिन गोली की आवाज चलती है, अर्थात अपने आप को वहशी और जानवर वो वहां पर कहता है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कहानी में मानक अपने आप को वहशी और जानवर कहता है, क्योंकि दुश्मन सेना उस पर बंदूक ताने हुए है, कई गोलियां उसे मारे हुए, छल्ली छल्ली कर रखा है, और कहता है इसे मारकर हम चील कौओं को खिलाएंगे, क्योंकि यह वहशी और जानवर की तरह दुश्मनों को मारता है। लेकिन जब मानक उसे बंदूक छीन कर उस पर तान देता है, तब वो अपने आप को कहता है कि हाँ, हम वहशी हैं, हाँ, हम जानवर हैं, अब हम तुमको मारेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी समझ में आई होगी। क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, मुन्नी की विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता।
वह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो लिखिएगा हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। इसलिए क्योंकि देखिए घर में एक लड़की की शादी, वो भी खास करके जब गरीब परिवार हो, और आज के दौर में जब दहेज तिलक की बात हो, और तब उसको अगर दहेज देने की बात आ जाए और उसका व्यवस्था करना, पैसों की व्यवस्था करना एक लड़ाई से कम नहीं है। तो क्या इस बात से सहमत हैं? तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि आज के दौर में लड़कियों की शादी करने के लिए काफी दहेज की जरूरत होती है, और दहेज का पैसा पुराना एक लड़ाई लड़ने के बराबर होती है। इसलिए लिखेंगे कि हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि लड़ाई लड़ना, दहेज के पैसा इकट्ठा करना, दोनों क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो मानक युद्ध में गया है, यानी कि समझिए कि वह लड़ाई कर रहा है दहेज के पैसों के लिए। आगे हैं, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है। कैसे? तो लिखेंगे इस कहानी में मानक युद्ध में गया है। कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी सेना जब लड़ने के लिए युद्ध में जाता है तो उसके घर के लोग काफी इंतजार करते हैं। उसकी बहनें, उसकी माँ, उसका छोटा भाई, पिता, सब इंतजार करता रहता है कि मेरा भाई जल्दी आवेगा वहां से युद्ध से, क्या घटना घटी होगी, चिट्ठी क्यों नहीं आया, क्यों अभी तक समाचार कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने तरह तरह की लोगों को चिंता होती रहती है। तो जैसे हमारे यहाँ चिंता होती है, ठीक उसी तरह से मानक के घर में उसकी बहन और उसकी माँ की चिंता है, अर्थात एक सिपाही की तरह उसके घर परिवार की स्थिति है। माने गांव के, जब आप अपने गांव में देखिए या अन्य जगह देखिए, फिल्मों में देखिए, जब सेना लड़ने के लिए खास करके जब युद्ध के समय जाता है तो उसके घर परिवार को काफी चिंता होती है कि पता नहीं उसके साथ क्या घटना घटी, क्यों नहीं मुझे समाचार मिला अभी तक, क्यों नहीं वह बात किया मुझसे। इन सारी बातों को वह सोचता रहता है। ठीक वही कहानी में है कि विष्णु और उसकी बहन मुन्नी मानक का इंतजार कर रहा है, अर्थात माँ वाली, सॉरी, ये सिपाही वाली घटना वहां दिखाई दे रही है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों को बताइए। तो देखिए रंग निर्देश ऐसा ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं। देखिए कहानी में कई रंग निर्देश दिए गए हैं, उनमें रंगमंच एकांकी दिया गया है। रंगमंच का मतलब आपने दो दृश्य में कहानी सुना। कहानी कितने दृश्य में सुना? दो दृश्य में। एक कहानी में पर्दा उठता है, आंगन का दृश्य है जिसमें दो खाट है, दोनों तंगी हालत में है, एक जमीन में बिछी हुई है और एक दीवार के सहारे खड़ी है। वहां एक पर्दा लटका हुआ है, एक आंगन का दरवाजा वो भी टूटा हुआ। ये रंगमंच है, एक दृश्य है। एक घर के कोने में कई हांडी रखी हुई है, बगल में चरखा चल रहा है। इस तरह का जो दृश्य दिखाया गया है इसी को कहते हैं रंगमंच दृश्य। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको दो दृश्य में समझ में आया। एक दृश्य ये, दूसरा दृश्य आपने फिर देखा कि सामने फिर पर्दा उठता है और दोनों आंगन में बिछी हुई है खाट, और उस खाट पर एक के पास एक मुन्नी जो उसकी बहन है वह हाथ रख करके ऐसे बैठी हुई है, और उसकी माँ एक अंधेरे में दीपक लिए हुए घर से बाहर निकलती है और खाट पर जाकर के बैठ जाती है और सोने का प्रोग्राम शुरू होता है। तो कहने का अर्थ ये दोनों रंग मिर्च आपने देखा, यही यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए रंग निर्देशों को लिखिए। सिपाही, अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ का संवाद योजना की विशेषता बताइए। तो देखिए कहानी, ये कहानी बहुत ही सुंदर है, एकांकी जो है बहुत सुंदर है। हमारे जो मोहन राकेश जी हैं लेखक साहब, उन्होंने इस कहानी को बड़ा सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया। कहानी का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते, हर एक शब्दों को आसानी से समझा जा सकता है। क्लियर? यानी कि इस कहानी की विशेषता है कि हर एक एक बात एकदम सरल भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में जो घटना घटती है उस हिसाब से दर्शाया गया है। बिल्कुल कहानी को एकदम ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से लिखा गया है, अर्थात कहानी बहुत ही सुंदर आकर्षक है। तो आशा करते हैं हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। हमारी क्या, जो हमने क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कमेंट। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।